9:45 now. Sir, it's 9:37. We will start. 9:37. Okay. आप सभी को नमस्कार। आज जैसा कि आपको पता है 26 जुलाई 1999 के टाइम पे ही हमारे देश के सैनिकों ने कारगिल पर विजय पाई थी और ये लड़ाई कुछ 60 दिनों से ज्यादा तक चली थी। तो इन्हीं के लिए ये कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है कि आप आज सब कोई इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। मैं हमारे शाखा के अध्यक्ष विष्णु गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करें। धन्यवाद सार्थक जी। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी द्वारा श्री एस शेखर के मार्गदर्शन और उनके टीम के मार्गदर्शन में आयोजित कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम पर यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। इस कार्यक्रम के लिए हमारे पूरे मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के द्वारा जुड़कर यह प्रोग्राम को आयोजित करने का निर्णय लिया। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर और जज्बे बहुत ही ऑनर की बात है कि आज हम 26 तारीख जो एक कारगिल विजय दिवस है, इसमें हमारे पूर्व सैनिकों के साथ मिलकर ये प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। मैं श्री पूर्व रिटायर्ड सर्जेंट एस शेखर जी से चाहूंगा कि वे प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मंच के तत्वावधान में आयोजित आज के कारगिल विजय दिवस में मैं पूर्व सैनिक शेखर, एक पूर्व सैनिक की हैसियत से पहला सैल्यूट भारत माता के चरणों में सुपुर्द करता हूं। सन 1999 कारगिल सीमा क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने, ऑटोमेटिक राइफल, मशीन गन, मोटार और फिर बफर तोप की आवाज से गूंज उठा था कारगिल सीमा क्षेत्र। लगभग 3 महीने तक चली थी ये लड़ाई और 3 महीने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 26 जुलाई 1999 का दिन था जब भारतीय सेना की ऐतिहासिक जीत की घोषणा की थी। तब से यह दिन संपूर्ण भारतवर्ष के लिए विजय दिवस का दिन कहलाया। आज के इस कार्यक्रम में हम रोशनी डालेंगे उन तथ्यों के ऊपर कि सन 1999 में आखिर क्यों तत्कालीन भारत सरकार को पाकिस्तान के विरुद्ध कारगिल सीमा क्षेत्र में युद्ध का ऐलान करना पड़ा था। और आज के कार्यक्रम में हम 527 सैनिकों ने जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन्हें नमन करते हुए 4 खास योद्धाओं को याद करेंगे जिनके शौर्य और वीरता की गाथा को राष्ट्रपति भवन में रखी एक विशेष पंजी में दर्ज की गई और फिर गजट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन के साथ ही उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यहां आपको बताते चले कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कुल 21 योद्धाओं को ही यह सम्मान प्राप्त हुआ है और उन 21 में से 14 ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्हें यह सम्मान युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने के बाद अर्थात मरणोपरांत प्राप्त हुआ। कारगिल की लड़ाई के उपरांत जिन 4 योद्धाओं को यह सम्मान प्राप्त हुआ, उनमें से 2 युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त कर चुके थे, 2 को यह जीवित रहकर प्राप्त हुआ, लेकिन यह कहना बेमानी होगा कि उन्हें जीवित रहकर प्राप्त हुआ। दरअसल युद्ध भूमि में उनके शरीर भी खून से लथपथ हो चुके थे। भारत माता ने उन्हें जीवन दान दिया ताकि भारत माता की सेवा वो आगे भी करते रहे।
और आज के कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसे पूर्व सैनिकों के साथ जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में एक सैनिक के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। इस वक्त पूर्व सैनिक के रूप में हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सन 1838 में बंगाल की नैहाटी में जन्मे एक राष्ट्रभक्त कवि बंकिम चंद्र चटर्जी को सल्यूट करते हुए, जिन्होंने मातृभूमि की वंदना के बोल लिखे, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। इस गीत की प्रस्तुति के लिए शहर की एक चर्चित गायिका मिस बॉबी भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत ही सुरीली आवाज लता मंगेशकर की गाई इस गीत की प्रस्तुति के लिए हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। ओवर टू मिस बॉबी भट्टाचार्य। तो पहले मैं श्रीधर भैया को थैंक्स कहना चाहूंगी कि हर साल के बाद इस साल भी मुझे मौका दिया आपने, और आप सभी को कारगिल विजय दिवस के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। वंदे वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे चुपी चुपी नामुन किते अमिनी उल्ल कुसुमिता ध्रुवजल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भासिनी सुखना वरना मातरम। सत्य कोटि कंठ कण कण निनाद करनी शब्द कोटि भुजाई तो खड़े खड़े वाली। सत्य कोटि कंठ कण कण निनाद करनी शब्द कोटि भुजाई तो खड़े खड़े वाली। अबुला बदला तो पानी बहुमन धरणी नमामि धरणी सुफल धरणी वांदर वंदे मातरम। दूरी दूरता दश प्रहरण धरिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी। नमामि कमलम् अमलम् अतुलं सुजलां शुक्लां मातरं शमलां शरणां सुखितां कुशलां धरणीं धरणीं मातरं वन्दे मातरम्।
Thank you. खूबसूरत प्रस्तुति इस बॉबी के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम था, म्यूजिकल जो बैकग्राउंड है उसका थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम था, अदरवाइज बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी। और आइए अब आगे चलते हैं प्रोग्राम में। जैसा कि मैंने वादा किया था कि कारगिल की लड़ाई क्यों लड़ी गई, युद्ध के हालात आखिर किस प्रकार हुए, कारगिल की लड़ाई क्यों लड़ी गई, इस तथ्य को समझने के लिए हम आपको लिए चलते हैं 1971 की ओर। सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पाकिस्तान की शर्मनाक हार हुई थी। शर्मनाक इसलिए कि पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ ढाका के रेस कोर्स के मैदान में आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण के कागजात पर हस्ताक्षर किए और अपनी कैप, बेल्ट और पिस्टल हमारे देश के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सुपुर्द कर दिया था। इतना ही नहीं, उसी युद्ध के उपरांत पाकिस्तान ने अपने पूर्वी हिस्से को, जो पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, उसे गंवाकर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश के रूप में उभरते हुए देखा था। इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान के अंदर हमारे कश्मीर को हमसे अलग कर देने की साजिश लगातार चलती रही। कारगिल का युद्ध इसी साजिश का एक परिणाम था। कारगिल की लड़ाई जिस क्षेत्र में लड़ी गई थी वह क्षेत्र पहाड़ियों वाला है और सर्दियों के मौसम में वहां भयंकर बर्फबारी, तूफान और बर्फबारी होती है। इस कारण से कारगिल युद्ध से पहले का जो सीन था, दोनों ओर की सेनाएं पहाड़ की ऊंचाइयों पर पहुंचकर उसने अपने छोटे से बाइनोकुलर से जब पहाड़ की ऊंचाइयों पर देखा तो उसे समझते देर नहीं लगी कि ये हमारी सेना नहीं है, ये दुश्मन की सेना है। सांसें तेज हो गई थी उसकी। वो भागते हुए नीचे उतरा और अपने गांव में हो हल्ला मचाया कि बाप रे, ये दुश्मन की सेना हमारी सीमा के अंदर घुस आई है। और इस हो हल्ले की सुखवाहट हमारे आर्मी ठिकानों तक पहुंची। एक पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया जिसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन सौरभ कालिया। सिपाही मूलाराम, सिपाही भीखाराम, सिपाही भंवरलाल, सिपाही अर्जुन राम और सिपाही नरेश सिंह, ये 5 लोगों की टीम आगे बढ़ी यह देखने के लिए कि पहाड़ की ऊंचाई पर सारी चीज सुरक्षित है और हमारे बंकर्स में फिर से तैनाती बहाल की जा सकती है। लेकिन आगे तो भयंकर युद्ध की तैयारी हो चुकी थी। दुश्मन अत्याधुनिक हथियारों से लैस हो चुके थे। दोनों ओर से गोलियां चली। अंतिम गोली तक कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों ने लड़ाई लड़ी थी। जब गोलियां समाप्त हो गई, रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच पाया, तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें चारों तरफ से घेर कर उन्हें जिंदा बंदी बना दिया था। 22 दिनों तक बंदी बनाकर रखा, उन्हें यातनाएं दी और 22 दिनों के बाद उनके विक्षत शवों को भारत को सुपुर्द किया गया था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कि उनके शरीर को जलते हुए सिगरेट बट से जलाया गया है। उनके कान काट लिए गए हैं, नाक काट लिए गए हैं, दांत तोड़ दिए गए हैं, कान के अंदर गर्म लोहे की सलाखों को डाल ईयर ड्रम्स को भर दिया गया। ऑपरेशन विजय और शहीदों की चर्चा हम आगे इस कार्यक्रम में जारी रखेंगे। आइए, हमारे साथ जुड़ रही हैं जमशेदपुर की एक बाल कलाकार जिन्होंने YouTube में अपनी प्रस्तुतियों को रखा है, कई बार रखा और कई लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर चुकी है। बाल कलाकार मिस भारती को हम आमंत्रित करते हैं एक देशभक्ति की प्रस्तुति के लिए। मिस भारती। भारती जी अनम्यूट।
अभी आ जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। उसके बाद फिर 1954 में पंजाब में फिर से इस पे एक और उबाल आया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। 1997-98 में जब नवाज शरीफ वहां के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमारे पीठ में ये खंजर भोंकने की कोशिश की थी। एक वो जहां अमृतसर से लाहौर जाने वाली बस जो कि सौहार्दपूर्ण माना जाता था, उसका स्वागत कर रहे थे,
वहीं दूसरी ओर कारगिल सीमा क्षेत्र में घुसपैठ भी जारी थी। कारगिल की लड़ाई की चर्चा जहां करते हैं तो सबसे पहले 527 सैनिकों ने जिन्होंने अपना बलिदान दिया, आप जहां कहीं भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं उन 527 सैनिकों को स्मरण करके एक बार अपने 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 स्थान पर बोलिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय। आपने कारगिल लड़ाई से जुड़ी कुछ फिल्में देखी होंगी। एलओसी कारगिल बहुत अच्छी फिल्म बनाई हुई है माया नगरी के कलाकारों ने, लेकिन आज हम माया नगरी के कलाकारों की चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा दुख व्यक्त कर रहा हूं मैं एक पूर्व सैनिक के नाते कि माया नगरी वाले कलाकारों की तस्वीरों को सभी लोग पहचानते हैं, लेकिन जो असली हीरो है, जो कारगिल के हीरो है, उनकी तस्वीरों को लोग नहीं पहचान पाते हैं। कैप्टन विक्रम बात्रा, सबने पूछा कि विक्रम मोर्चा फतह करने के बाद वहां से रेडियो संचार पर कोड वर्ड क्या होगा तुम्हारा कि तुमने मोर्चा फतह कर लिया है, तो कैप्टन विक्रम बात्रा ने कहा था कि ये दिल मांगे और कोनोलिन को फतह किया, वहां से अपना विजय संदेश दिया, ये दिल मांगे। उसके बाद अंतिम चढ़ाई जो जिसे आप टाइगर हिल्स के नाम से जानते हैं, उस पहाड़ की ऊंचाई 18,000 फीट बताई जाती है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर कैप्टन विक्रम बात्रा ने फिर से एक बार विजय संदेश दिया, ये दिल मांगे हो। लेकिन मोर्चा फतह करते हुए वे इतने गंभीर रूप से घायल हो चुके थे कि दुश्मन के सीने पर फूट रखकर तिरंगा फहराया, विजय संदेश दिया, ये दिल मांगे हो, और वहीं पर शहीद हो गए। मरणोपरांत तत्कालीन भारत सरकार ने उन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया था। We miss you, कैप्टन विक्रम बात्रा। लेकिन आज के कार्यक्रम में जितने भी लोग शरीक हैं और देश के तमाम नागरिक आपको सैल्यूट करते हैं और आने वाले जनरेशन आपको हमेशा ही याद रखेंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक देशभक्ति गीत जिसे स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने खास तौर पर शहीदों के लिए गाई है, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर दो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस गीत की प्रस्तुति के लिए मैं मिस रूबी को आमंत्रित करता हूँ, जो हमारे साथ जुड़ चुकी है। मिस रूबी के लिए आप लोगों का जोरदार तालियां। आप सभी को मेरा नमस्कार और कारगिल दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।
संपर्क ले रहा हूं लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, एक पहाड़ी जिसके ऊपरी शिखर का नाम था खालूबार। खालूबार को फतह करना था। मनोज कुमार पांडे को आदेश मिला और वो कूच कर गया। मनोज कुमार पांडे ने अपने अधीनस्थ हवलदार भीम सिंह को आदेश दिया कि तुम दाहिनी ओर से जाओ और 2 बनकर तुम निशाना बनाओगे। और कैप्टन लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे तो इन्होंने भी ग्रेनेड फेंका और उधर से भी गोली चली। वो ग्रेनेड जिसका निशाना अचूक था उसने उस बंकर को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, लेकिन उधर से भी जो गोली आई थी वो सीधे इनके माथे में लगी और मोर्चा फटा हुआ। लेकिन लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे वहीं पर शहीद हो गए थे। मरणोपरांत इन्हें सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो ऐसे रहे हैं हमारे योद्धा। और जैसा कि हमने आपसे गुजारिश की थी, हमने वादा किया था कि कुछ ऐसे पूर्व सैनिकों के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे जिन्होंने कारगिल की लड़ाई में एक सैनिक के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हवलदार यूएस वर्मा। हवलदार यूएस वर्मा जो द्रास में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, पहले 105 mm, उसके बाद 100 mm और उसके बाद ऑफर से अपना मोर्चा संभाले हुए थे। और 18 ग्रेनेडियर्स ऑफ गार्ड इन चेयर के हमारे सम्मानित अतिथि हैं, क्योंकि आपने कारगिल सीमा क्षेत्र में अपना कर्तव्य निर्वाह किया है। हवलदार यूएस वर्मा ऑनलाइन जुड़े हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन लगता है उन्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। उनका म्यूट है सर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हवलदार गौतम लाल, जो कारगिल की लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं। यूनिट 197 फील्ड रेजिमेंट। मैं दरास एफडीसी से 3 किलोमीटर आगे मेरा रेजिमेंट डिप्लॉय था। वहाँ एक बैटरी जो पापा बैटरी टोरोलिन पर माउंटेन गन से हमला किया। उसके बाद इन्फेंट्री को सपोर्ट देते हुए 105 mm 122 पैक हाउजर एवं बफोर फोर्स गन से उनको सपोर्ट दिया। और आज मैं सही सलामत अपने परिवार से मिल गया हूँ। आप सभी इस समय याद किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, जय हिंद। हवलदार यूएस वर्मा, जय हिंद। हम सभी आपको याद करते हैं और आपकी युद्ध की सक्रियता के कारण हम सभी आपके ऋणी हैं। मैं सत्येंद्र सिंह, एक हवलदार, जुगसराय जमशेदपुर में रहता हूँ। और हमें फक्र है कि बोलिए ये कारगिल लड़ने का मौका मिला। बॉर्डर पर पहुंचने के बाद हम लोग पहले गए राजस्थान एरिया में, क्योंकि हमारा इन तो जोधपुर में, और राजस्थान एरिया में जाके बॉर्डर सुबह हुआ, ज्यादा से ज्यादा सुबह हो गया था। हम डिप्लॉयमेंट हुए। जो हम लोग का मिसाइल है उसके बाद चलते रहा। दिन में हम लोग अपना इक्विपमेंट इस्तेमाल रहे हैं। और शाम को रात में फिर ऑर्डर आया कि उस ऑपरेशन के समय में ये वहाँ पर हम लोग रेगुलर नहीं रहता, इसलिए मूवी होते रहता है। इसलिए हम लोग को ऑर्डर मिला आप आगे बढ़िए। तो आगे पंजाब एरिया में वहाँ गए। वहाँ पर हमारा 2 दिन वहाँ रह गया। और 2 दिन के बाद तीसरा हम लोग हेडक्वार्टर सीओ जो कमांडिंग अफसर हम लोग होता है उसके साथ में, और हम कमांड पोस्ट में थे, हेडक्वार्टर रहता है। तो हम लोग वहाँ पहुंचे
कारगिल जो एरिया है उस एरिया में हम लोग जाकर डिप्लॉयमेंट हुए। और जब तक 26 जून जब विजय हो गया तब तक हम लोग वहीं रहे थे। वहां हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें का बहुत दिक्कत था। तो हमारा जो कैप्टन साहब और जो भी जितना भी मतलब अफसर जवान जिसको मारे गए सॉरी शहीद हुए उनको आज नमन समय है। और मतलब लड़ाई खत्म हो गया, आदेश हो गया, उसके बाद जितने भी हमारे दर्शक इस ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़े हैं सबों की ओर से आपको सैल्यूट करते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए योद्धाओं की सूची बढ़ाते हुए एक और योद्धा की चर्चा मैं करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम में। ऐसा बहुत ही रेयर देखा जाता है, बहुत ही कम देखा जाता है कि एक ही व्यक्ति इंडियन एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में भी अफसर कैप्टन जेरी प्रेमराज, इन्होंने जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई फर्स्ट ईयर चल रही थी इनकी, उस समय वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किए एज ए टेक्नीशियन। इंडियन एयरफोर्स में 7 साल की सेवा देने के बाद इसी दौरान उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और उसके बाद आर्मी में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। आर्मी में कमीशन प्राप्त हुआ, उसके बाद कारगिल की लड़ाई में भी इन्होंने हिस्सा लिया और आर्टिलरी गन के साथ इनकी ड्यूटी चल रही थी। आर्टिलरी गन से पहाड़ की ऊंचाइयों पर गोलीबारी इनके द्वारा जारी थी। इस बीच उन्हें एक स्नाइपर गन का शॉट लग गया। ये घायल हुए लेकिन मोर्चा से पीछे नहीं हटे। लोगों ने इन्हें सुझाव दिया कि सर आप जख्मी हो गए हैं, आप पीछे हट जाएं, लेकिन ये तब तक जारी रखे जब तक इन्होंने अंतिम सांस न ले ली। वहीं पर युद्ध भूमि में ये शहीद हुए थे कैप्टन जेरी प्रेमराज, केरल से आने वाले, और मरणोपरांत इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। कैप्टन जेरी, wherever you are, we miss you and we remember you on this Kargil day, and generations of our country will remember you. You will be remembered forever. आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और पूर्व सैनिक जो कारगिल की सीमा क्षेत्र में कारगिल की लड़ाई में अपनी सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं, हवलदार अभय कुमार पांडे गड़बड़ी के कारण से हवलदार अभय कुमार पांडे नहीं जुड़ पा रहे हैं, और हमारे एक भारतीय सेना के सेवानिवृत्त कर्नल आरपी सिंह हमारे बीच जुड़ रहे हैं। कर्नल आरपी सिंह ने 34 वर्षों तक इंडियन आर्मी में सेवा दी है। जमशेदपुर के ही RIT से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद भारतीय सेना में इन्हें कमीशन प्राप्त हुआ। 34 वर्षों तक सेवा दी है, जिसमें इन्होंने ऑपरेशन पराक्रम, ऑपरेशन मेघदूत सभी में सक्रिय भागीदारी निभाई, और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ दोनों से विशेष कमेंडेशन प्राप्त हुआ था। कर्नल आरपी सिंह, कैन यू हियर मी सर? मरवाड़ी युवा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस तरह के कार्यक्रम जो इन्होंने आज रखा है। इससे लगता है कि मरवाड़ी युवा मंच हमारे सेना के प्रति समर्पित है। मैं आज का दिन बहुत ही खास दिन है। जैसा आपको मालूम है, कारगिल के 3 महीने के युद्ध में हम सब विजय प्राप्त किए थे। आप सबको जैसा कि मालूम है, आज पूरे देश में आज भारतीय सेना की जो अदम्य साहस और जो पराक्रम का है वो कहानी चल रहा है। और इंडिया गेट पर भी अभी कुछ देर पहले आज कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। हम सब एक ऐसा हमारा सेना है जो आप सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड के बेस्ट सेनाओं में से एक है। और आज जो भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम की कहानी हर देशों में गाया जा रहा है, उसका मेन कारण है, आप सब जानते हैं 1971 की वार में हम लोग किस तरह का विजय हासिल किया था, ऐतिहासिक विजय हासिल था। और ये कारगिल वॉल जो एक छुपे हुए ये पाकिस्तानी आकर के और हमारे जितने ऊंचे
ऊंचाई पहाड़ के ऊपर सवा करके और बैठ गए थे, उनको खदेड़ने में हमारी सेना को कितना शौर्य पराक्रम दिखाना पड़ा, ये सब आपको मालूम है। हम उन सब शहीदों को जो आज 4 परमवीर चक्र जैसा आपको शेखर जी ने बताया, और हमारे 11 महावीर चक्र, और उसके साथ जो 537 करीब 527 लोगों का ऑफिशियल फिगर है जो हमारे इस युद्ध में कुर्बानी देना पड़ा, उन सब शहीदों को मैं आज अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हम आप सबको विश्वास दिला सकते हैं, हमारी सेना एक बहुत ही साहसी पराक्रमी है, और इस जानबाज किसी भी तरह का अगर कोई भी दुश्मन अगर हमारे देश के ऊपर कहीं भी आक्रमण करने की कोशिश करता है, उसका मुंह जो तोड़ जवाब देते। और आज भी ये चाइना के साथ जिस तरह से आप फेस ऑफ हुआ है, आप सबको मालूम है, हमारे 20 जवान वहां भी कुर्बान दिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 40-50 लोगों को मार डाला। तो ये सब हमारे इस भारतीय सेना का जवाब है, ये साफ अदम्य साहस है। और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का जो कार्यक्रम हमारे सिविल द्वारा किया जाता है, हमारे सिविल ब्रदर के द्वारा किया जाता है, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं अपने शेखर जी के साथ साथ एक दिन दोबारा अपने मारवाड़ी युवा मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रतिनिधियों का धन्यवाद देता हूं। आप इसी तरह से सेना के साथ जुड़े रहें और सेना के इस तरह के जो कार्यक्रम है उसमें हिस्सा लें। हम सब आपका बहुत ही शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जाने से पहले एक बार आप सब हमारे भारतीय सेना की जय जोर से पुकारना है, ताकि लगे कि हमारे मारवाड़ी सेना की जय, भारतीय सेना की जय, आप भारतीय जय सेना बोलेंगे, की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय। धन्यवाद। थैंक यू शेखर जी। वापस में शेखर जी आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला। और एक और जानकारी आज के कार्यक्रम में शेयर करना चाहूंगा, जो कुछ लोग नहीं जानते हैं, कारगिल की लड़ाई में भारतीय वायुसेना ने भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाई थी। दुश्मन पहाड़ की ऊंचाइयों पर तैनात थे। हमें ये पता लगाना था कि उनका जो स्टोरेज है, डंप है, जहां से उनकी सप्लाई लाइन है, उसको हमें नष्ट करना था। और उसे उन्होंने बहुत ही चालाकी से बिल्कुल जंगलों के बीच स्थापित करके रखा था। हमारे वायुसेना के कैलेब्रा और जगुआर विमान ने ऊंची उड़ान भरकर उन ठिकानों का फोटोग्राफी करके लाया। तब जाकर पता चला कि मुंटो धालों में उनका स्टोरेज है। और उसके बाद मिराज 2000 ने उड़ान भरी थी लेजर गाइडेड बम लेकर, और मुंटो धालों पर जब ताबड़तोड़ बमबारी की गई तो दुश्मन की सप्लाई लाइन पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। आइए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, एक देशभक्ति गीत, बहुत ही अच्छे कलाकार संजय स्वर्णकार जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे मैं कहूंगा कि समय कम है, इसलिए इस गीत का एक ही पैराग्राफ अपनी ओर से रखें, उसके बाद हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। संजय स्वर्णकार जी। समय से आते हैं हमें तक आते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम ये घर सोना सोना है। आते हैं जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे,
आओगे कि तुम लिए घर सोना सोना है। किसी दिल वाले ने किसी मन वाले ने हमसे पूछा है कि हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने किसी के गजरे ने किसी के गजरे ने महकती सुबहों ने मचलती शामों ने अकेली रातों ने अधूरी बातों ने तरसती बाहों ने और पूछा है तरसी निगाहों ने किधर कब आओगे किधर कब आओगे किधर कब आओगे कि तुम लिए दिल सोना सोना है। थैंक यू सर। प्रस्तुति संजय सोनकार जी के द्वारा और समय का अभाव है, इसलिए चलते चलते मैं पूर्व सैनिक शेखर एक संदेश देकर मारवाड़ी युवा मंच के पदाधिकारियों को माइक हैंड ओवर करूंगा कि बोरवेल में बच्चा गिरा तो आर्मी को बुलाओ, बाढ़ की त्रासदी हो तो आर्मी को बुलाओ, एयरफोर्स को बुलाओ। एक ही छत के नीचे आना होगा और वो छत होना चाहिए भारत माता की जय। क्योंकि किसी ने खूब कहा है कि चाहे कितने धर्म बदल लो भगवान नहीं बदलेगा, मौसम के तेवर तो बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा, और बदलेगा लाश का कफन पर मौत का फरमान नहीं बदलेगा। अरे हम बदले तुम बदले तो क्या बदले, अपना प्यारा वतन हिंदुस्तान नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। ओवर टू श्री सार्थक अग्रवाल एंड श्री प्रशांत अग्रवाल। आज के कार्यक्रम में भारतीय इंटरटेनमेंट ग्रुप ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मारवाड़ी युवा मंच। एक मैं भी कुछ लाइंस बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है आर्मी वालों के लिए ये एकदम सटीक बैठती है, उनके जज्बे के लिए ये लाइंस है। जिंदगी जब तुझे समझा मौत फिर क्या चीज है, जिंदगी जब तुझे समझा मौत फिर क्या चीज है, ऐ वतन तू ही बता तुझसे बड़ी क्या चीज है। तो यही जज्बे के साथ हमारे जितने भी फौजी भाई बहन हैं ये काम करते हैं और हम चैन की नींद सो पाते हैं। मेरा वीडियो स्टॉप हो गया है शेखर जी। शेखर जी, मैं मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सैनिकों के लिए, अपने आर्मी के लिए 1 घंटा निकालना, क्या चाहे दिन भर हम लोग बैठ जाए, आपकी इतनी कथाएं होगी, इतना स्टोरीज होगा आपके पास जिसको शायद हम लोग दिन भर में भी पूरा नहीं सुन सके। आज समय का अभाव था, उसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि और भी कुछ प्रोग्राम आगे शेड्यूल किया हुआ है जूम में। आज के इस कारगिल दिवस के अवसर पर मैं मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से शेखर जी और उनकी पूरी टीम को और हमारे सारे यहाँ उपस्थित जितने भी एक्स आर्मी मैन हैं जिन्होंने अपना समय, अपना योगदान कारगिल दिवस में और ना जाने अन्य कितनी तरह की मुश्किलों में हमेशा खड़े रहे हैं, उन सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ। सबको हमारे मंच की तरफ से सैल्यूट करता हूँ। इस प्रोग्राम को मैं अब एंड करते हुए बस यही बोलूंगा, जय हिंद, जय भारत।